साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज की एक्सरसाइज नंबर 1 जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हम पढ़ चुके हैं। और अब हमको पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर सेकेंड वाली त्रिभुज की 6.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ये प्रमेय हर बार लगभग परीक्षा में आती है। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही हम ध्यान से समझेंगे। तो पहले थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रूवमेंट पढ़ेंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। थेल्स प्रमेय के अंतर्गत दो प्रमेय आती हैं, एक प्रमेय 6.1 आती है। तो अभी हम उसका प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे। 6.1 की जो प्रमेय होती है क्या कहती है, कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, भाई त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजा में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ऐसी रेखा खींची जाए कि एक भुजा के समांतर हो और उस भुजा को छोड़ करके बची दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये जो अन्य दो भुजाएं हैं जो प्रतिच्छेद हो रही हैं, क्या होगा, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो जिस बिंदु पर ये टच करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु के दो भाग हो जाएंगे। तो दोनों भागों का अनुपात, दोनों रेखाओं के दोनों भागों का अनुपात समान होगा। इस प्रमेय का कहने का मतलब ये है। आइए चित्र के माध्यम से इसी बात को समझते हैं, क्या कहना चाहती है ये प्रमेय। प्रमेय कहती है कि जैसा कि हमारा ये एक बना हुआ है, क्या त्रिभुज बना हुआ है, ये एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और एक ये तीन भुजा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज बन गया। अब हमने क्या किया, इसका नाम रखा ए बी सी। इस पर जो एक बी सी भुजा है, कौन सी भुजा है? बी सी। तो बी सी भुजा के समांतर हमने एक भुजा खींची जिसका नाम दिया हमने डी ई। और ये जो डी ई भुजा है, तो ये क्या करती है कि भाई इसमें त्रिभुज में तीन भुजाएं थीं, तो एक बी सी के समांतर खींचा, इसके बी सी को छोड़ करके दो भुजाएं फिर भी बचेंगी, ए बी और ए सी की। तो इसके समांतर जो हमने रेखा खींची वो ए बी को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, और ए सी को भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कथन, ये प्रमेय कहती है कि जब इसने प्रतिच्छेद किया तो ये दोनों भुजाओं को इस दो भागों में तोड़ दिया, इस भुजा को भी दो भागों में तोड़ दिया, प्रतिच्छेद किया, एक भाग इधर बचा, एक भाग इधर बचा। ऐसे ही इस भुजा को भी दो भागों में तोड़ा, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। तो कह रहा है इस भुजा के दोनों भागों का अनुपात निकालिए, और इस भुजा के दोनों भागों का अनुपात निकालेंगे तो कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों का अनुपात कैसा होगा? बराबर। ये पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आता है, इसको बोला जाएगा थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो हमको ये कथन लिखना पड़ेगा और फिर चित्र बना करके सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कभी कभी आता है कि 6.1 प्रमेय 6.1 का कथन लिखिए और लिख करके सिद्ध कीजिए। तो फिर कथन हमको ये याद होना चाहिए, और ये कथन हम लिखेंगे और फिर चित्र बनाएंगे, फिर हल करेंगे। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। आइए हल करते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि दिया है मतलब कि क्या दिया है, इस प्रमेय के माध्यम से दिया क्या जा रहा है, हमको बताया क्या जा रहा है, वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हम उसका प्रूवमेंट करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे। तो क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा बी सी के समांतर
एक रेखा खींची गई जिसको DE नाम दिया गया है। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा, त्रिभुज किसमें, ABC में, ये है ABC में भुजा कौन सी, BC, भुजा BC के समांतर भुजा BC के समांतर कौन सी रेखा, DE रेखा, भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची गई है जो भुजा AB व भुजा AC को बिंदु कहाँ पर, AB को कहाँ पर, D पर, बिंदु D पर व AB को D पर, फिर उसके बाद हमने AC लिखा था तो AC को E पर, D पर व बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, लिख दिया। क्या, जो भुजा AB व भुजा AC को, यानी भुजा AB और AC को बिंदु D पर, यानी AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ये जो रेखा समांतर रेखा खींची गई है, तो ये तो हमको दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर। तो ये तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम दिया गया DE, जो भुजा AB को और भुजा AC को, AB को D पर, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है क्योंकि प्रमेय कहती है कि जब प्रतिच्छेद करेगा तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इस भुजा का अनुपात पहले निकालते हैं। तो ये भुजा कौन सी है, AB, तो ये बीच से यहाँ से प्रतिच्छेद हुआ तो आधा भाग ये हुआ, आधा भाग ये हुआ, तो आधा भाग क्या हुआ, AD, और बाकी भाग क्या हुआ, BD। तो लिख देंगे यहाँ पर AD अपान BD, अपान माने बटे, तो बटे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनुपात कह रहा है, अनुपात ऐसे ही निकाला जाता है, बटे में लिख करके भाग करके वही अनुपात। ये बराबर होगा किसके, ये तो AB का हमने भाग किया, AB के 2 भाग हुए, इनका अनुपात। अब AC का भाग, तो क्या होगा, AE बटे CE, है ना, CE कहिए या फिर EC कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे BD कहिए या फिर DB कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ऐसा होगा, इन दोनों का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, बीच में बराबर लगाइए, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इस प्रकार हमने क्या लिख लिया कि दिया है, यानी क्या दिया गया है इस बात को लिख लिया, और क्या सिद्ध करना है इस बात को भी लिख लिया। अब हमको सिद्ध करना है तो हमको कुछ रचना, हमने इसमें चित्र में कुछ करी है, आप ये रचना देख पा रहे हैं। रचना माने कि ये देखिए रेखा एक मिलाई गई है, ये रेखा मिलाई गई है, ये रेखाएं मिलाई गई हैं, तो ये जो रचना करी गई है इसको लिखना पड़ेगा हमको कि रचना किस प्रकार से की गई है। आइए इसको लिखते हैं। तो रचना कैसे लिखेंगे, जैसा कि हम चित्र देख पा रहे हैं कि AE जो भुजा है, इस भुजा पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है DM। तो कहाँ से डाला गया है, D से लेकर, D बिंदु से शुरू हुआ M तक डाला गया है लंब, है ना। लंब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भुजा AE पर, कहाँ पर, भुजा AE पर बिंदु D से, बिंदु D से, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D से, यहाँ पर बिंदु D से, भुजा AE पर बिंदु D से M तक, या फिर हम कह सकते हैं DM लंब खींचा गया।
भुजा AE पर बिंदु D से M तक DM लंब खींचा गया। ठीक, उसके बाद फिर बिंदु E से AD भुजा पर एक लंब डाला गया जिसका नाम हुआ EN। तो फिर से लिख देंगे भुजा AD पर बिंदु E से N तक EN लंब खींचा गया। लंब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जा करके 90 अंश का कोण बनाता है। जो 90 अंश का कोण बनाता है उसी को लंब कहते हैं। खींचा गया, ये रचना हो गई। तो ये तो रचना हो गई हमारी इतने भाग की, लेकिन त्रिभुज का ये भी तो भाग है। यहाँ पर हमने क्या किया है, बिंदु B से E को मिलाया और बिंदु C से D को मिलाया। ये लिख देंगे बिंदु B से E को मिलाया तथा बिंदु C से D को मिलाया। इस प्रकार से ये हमने रचना करी थी, इसको लिख दिया। अब हम इसका करेंगे प्रूवमेंट। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण। यहाँ पर हम प्रूफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, क्योंकि इसी फार्मूले से ही ये सिद्ध होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जैसा कि ये हमारा चित्र बना हुआ है, इस पर बना हुआ है। तो एक त्रिभुज हमारा बना है ADE और दूसरा बना है BDE। ये दोनों को ले लेंगे। अब इसके अलावा भी ये त्रिभुज बना है, तो दूसरे त्रिभुजों को हम क्यों नहीं ले रहे? दूसरे त्रिभुजों को इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हमको सिद्ध ही करना है AD/BD। जो सिद्ध करना होता है उसी के अनुसार हमको त्रिभुज लेने पड़ते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसके बट्टे में कर देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला इस पे लगा देंगे। क्या होता है 1/2 गुणे आधार। अब ADE इसमें आधार क्या है? इस त्रिभुज में आधार कितना है? DE है। आधार कितना है? DE। और ऊंचाई कितनी है? ये DE है और ये है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? EN। ऐसे ही त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कर रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और BDE। तो इसका आधार क्या है? BD। इसका आधार क्या है? BD। BD हो गया। अब इसकी ऊंचाई क्या है? देखिए इसमें आधार हम क्या ले रहे हैं? BD। और जब BD आधार है इसका, तो इस त्रिभुज में हम क्या ले रहे हैं? BDE। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज में क्या आधार हमने क्या लिया? BD। तो ऊंचाई क्या होगी? अब ये तो पूरा त्रिभुज हो गया BDE, तो ऊंचाई क्या होगी? यही ऊंचाई होगी इसकी भी, EN, क्योंकि ये तो ऊंचाई है। इन रेखाओं से मतलब नहीं, ये रेखाएं तो ऊंचाई है नहीं। इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगी? EN।
तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई कितनी होगी, EN हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरे वाले त्रिभुज यानी BDE के त्रिभुज के लिए। लेकिन ये जो ADE का त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो कहाँ है हमारा ADE, ये है ADE। तो जैसे ये था BDE, तो इसके लिए आधार BD होना चाहिए। ऐसे ही ADE, इसके लिए हमारा आधार AD होना चाहिए। यहाँ पर हमने DE लिखा, तो AD लिख दीजिए चाहे DA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पर BD लिख दिया चाहे DB लिख दें, ऐसे यहाँ पर हम A हमको लिख देना चाहिए, तो यहाँ पर DA लिख, जब चाहे हम इसको बदल भी सकते हैं, DA को AD लिख सकते हैं, AD को DA लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। अब ये EN है, ये EN है, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, DA और अपान में बचेगा BD। क्या बचेगा, BD। इस प्रकार से ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार से अभी हमने ये निकाला इस त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमने किस प्रकार से त्रिभुज लिया था कि AD अपान BD बाद में बच जाए, AD कहिए या फिर DA कहिए, ठीक है, तो ये बच जाए। उसके बाद अब हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर AE अपान CE, तो AE आ जाए ऐसा त्रिभुज लेंगे। तो अब हमको इसके लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा AED, ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और अपान में कर देंगे त्रिभुज, ये हो गया AED। अब उसके बाद हमको नीचे क्या लेना है, CE, यहाँ पर लिख देंगे ECD में, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्या आएगा, AED का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, 1/2, फिर आधार कहाँ है AED। अब हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, AED, तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, AE, तो यहाँ पे आधार ले लो AE। जब AE आधार लिया है तो ऊंचाई कितनी होगी, DM। अब ये ऊंचाई होगी, पहले ये ऊंचाई हो रही थी जब इस तरफ का त्रिभुज लिया था, अब ऊंचाई कौन सी होगी, ये DM, तो यहाँ पर लिख लेंगे DM। ऐसे 1/2 लिख लीजिए। अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, ECD के लिए EC होगा, EC। और इसके लिए ऊंचाई कौन सी होगी, ECD के लिए ऊंचाई कौन सी होगी, इसके लिए ऊंचाई भी होगी DM। जैसे इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई EN होती थी, वैसे ही इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगी, DM होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या है AE अपान EC, या फिर बोलें तो CE, ये आ गया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार का मतलब क्या है कि जैसा कि ये बना हुआ है, इतने भाग को देखेंगे। यहाँ पर आधार देखो कौन कौन सी रेखा है, एक DE रेखा है और एक BC रेखा है, और यही दोनों रेखाओं की सहायता से दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक BDE त्रिभुज बना है इसी आधार पर, और इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है CED, ये त्रिभुज बना है इसी आधार के। तो ये त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, BDE बराबर होगा किसके, त्रिभुज ECD के। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। ECD का ये क्या है, क्षेत्रफल है, और किसका ये क्षेत्रफल है, BDE का। यहाँ पर भी ब्रैकेट लिख दीजिए क्षेत्रफल, ताकि मालूम रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये समीकरण 2 बने थे, तो इसको हम कह देते हैं कि ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये समीकरण 2 की सहायता से हल करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या लिखा था, लिख लेते हैं। आइए, लिखा था त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज
ECD का क्षेत्रफल, ये लिखा था तो लिख दिया। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर है किसके, AE बटे EC के। किसके बराबर है, AE बटे EC के, है ना। EC को हम CE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। और ये किसके बराबर होगा, तो जैसा कि त्रिभुज ये क्या लिखा है, AED लिखा है ना। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल लिखा है, वही लिख देंगे। ये क्या लिखा है, ECD, और ECD का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, त्रिभुज BDE के। तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने पहला समीकरण बनाया था वो भी यही था। ये देखिए लिखा है ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखा है AED का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। चाहे पहले ADE लिख दीजिए चाहे AED लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहता। ऐसे ये BDE का क्षेत्रफल लिखा है और ये भी लिखा है BD, यानी ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मान हमारे पास क्या आया था, DA बटे BD। तो यहाँ पर लिख देंगे हम DA अपान BD। वो क्या पता चला, AE बटे CE कहिए या फिर AD बटे AE बटे EC कहिए। तो AE बटे EC बराबर होगा किसके, DA बटे BD के। और हमको यही देखिए सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था हमको सिद्ध करना था कि AD अपान BD बराबर होगा AE अपान CE के, या ऐसा कहें कि AE अपान CE के बराबर होगा AD बटे DB। तो वही लिखा है AE अपान CE के बराबर होगा AD बटे DB या फिर DA बटे BD। तब यहाँ पर हम कह देंगे अतः AE अपान CE बराबर होगा किसके, AD अपान BD के। इस प्रकार सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, फिर हिंदी में लिख दिया जाता है इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख दीजिए, दिक्कत की कोई बात नहीं।